विधानसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुश्किलों का पहाड़, ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रतीत हो रहा। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम दिग्गज नेताओं के जो टिकट काटे गए, इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ऐसी परिस्थितियां खड़ी हुई कि मोदी शाह नाम के जो फैक्टर अब तक बीजेपी के लिए कारगर साबित होते हुए नजर आ रहे थे, वो फैक्टर यहाँ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में चलता दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश में इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि वर्तमान सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखने को मिल रहा है। वर्तमान में जिस तरीके से हरियाणा की सियासी जो फिजाएं हैं वो बदलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी ये दावे कर रही कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से यदि चर्चा करें तो मनोहर लाल खट्टर का 2019 से लेकर के, ये यूं कहे कि नवंबर 2019 से लेकर के और मार्च 2024 तक का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल से प्रदेश की जनता उतनी संतुष्ट नहीं। और प्रदेश की जनता की असंतुष्टि का कारण यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो विरोध हुआ, वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, किसानों की अच्छी खासी तादाद है और लगभग 80% जो समुदाय है, जो आबादी है, वो कृषि पर आधारित है। हरियाणा राजनीति का भी प्रमुख केंद्र है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिन 5 सीटों पर जीत दर्ज की, उन 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी को उम्मीद दिखाई दे रही है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में यहाँ सफल हो गए। हालांकि रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं। कुमारी शैलजा, जिन्होंने पिछले दिनों सोनिया गांधी से मुलाकात की, सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी सामने आई कि कुमारी शैलजा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा तक देने की यहाँ पर पेशकश कर दी। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमीनी स्तर पर काफी मजबूत नेता हरियाणा की राजनीति में है और वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में सबसे मजबूत नेता के तौर पर भी उनकी गिनती होती है। लेकिन ऐसे में क्या आने वाले वक्त की राजनीति को साधना इतना मुश्किल हो गया है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस खुद ही अंदर घिरती हुई नजर आई। यही हाल भाजपा का दिखाई दे रहा है। भाजपा ने जिस तरीके से तमाम सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए, उससे बगावती रुख देखने को मिला। पार्टी के खिलाफ एक ऐसी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि पार्टी के विधायक मंत्री यहाँ पर पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार आगे की राजनीति को तय करने के लिए, आगे आने वाले वक्त में सरकार बनाने के लिए, क्या नायब सिंह सैनी के पास वो पोटेंशियल है? क्या नायब सिंह सैनी पर प्रदेश की जनता विश्वास करेगी? क्योंकि महज 70 दिन उनको चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, यानी कि कामकाज के जरिए महज 70 दिनों तक काम कर पाए नायब सिंह सैनी। और उन 70 दिनों में क्या प्रदेश की जनता की नब्ज को टटोलने में कामयाब है? प्रदेश में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन पार्टी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। राजनेता तो तमाम यहाँ पर बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने में कामयाब होगी? क्या कांग्रेस पार्टी बनाने में कामयाब होगी? या फिर त्रिशंकु विधानसभा देखने को मिलेगी? जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि प्रमुख लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही हरियाणा में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बीजेपी में जिस तरीके का कलह है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने न सिर्फ लोकसभा चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर ठीक कुछ चंद ही दिनों पहले यह ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का मैं सबसे बड़ा दावेदार। भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को इस पर विचार करना चाहिए, इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए कि आखिरकार प्रदेश की राजनीति में किस तरीके का माहौल तय किया जाए। दर्शकों, हरियाणा की राजनीति बेहद दिलचस्प हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट वोट बैंक को साधने के लिए
सबसे बड़ा चेहरा है और हरियाणा की राजनीति में जाट वोट बैंक 25% से अधिक मौजूद है। ऐसे में बीजेपी को ये बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये संपूर्ण जो जाट वोट बैंक है ये कृषि आधारित वोट बैंक है और कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध हुआ उसमें जाटों की मौजूदगी सबसे अधिक देखने को मिली। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जीटी बेल्ट, जहां पर बीजेपी अपने आप को सुखद कहीं ना कहीं कहती हुई नजर आती है, रास्ता वहां भी आसान नहीं। अंबाला की सीट हारने के बाद बीजेपी के लिए मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि सिख और पंजाबी वोट बैंक भी उनसे नाखुश है। हालांकि करनाल विधानसभा लोकसभा सीट से यहां भाजपा को जीत नसीब हुई और बीजेपी के लिए कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन बड़े चेहरे यहां पर मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में थे। आगे आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी आरती राव के नामांकन के दौरान ये कहा कि मैं हरियाणा की जनता और विशेष तौर पर अहिरवाल की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। 2014-2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए अहिरवाल ने अहम भूमिका निभाई। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी दर्शकों आपको बता दें कि करीब 11 सीटें अहिरवाल में ऐसी आती हैं जो प्रमुखता के साथ देखी जाती हैं और उन 11 सीटों में से 8 ऐसे चुनावी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जो राव इंद्रजीत सिंह के खेमे से आते हैं या कहीं ना कहीं उनका सहयोग लेकर के और वो टिकट पाने में कामयाब हुए। आरती राव जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, अटेली विधानसभा सीट से उन्होंने नामांकन किया और अटेली विधानसभा सीट से नामांकन करते वक्त यहाँ पर जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि महेंद्रगढ़ के अंतर्गत अटेली विधानसभा सीट आती है और मैं महेंद्रगढ़ का सांसद रहा, यानी कि पूरे अहिरवाल वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हुए सीएम की कुर्सी तक का रास्ता तय करने की कोशिशें राव इंद्रजीत सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल में इस बार बीजेपी का परचम लहरा पाते हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता जिस तरीके से यहाँ पर अपना जो मत निर्धारित कर चुकी है, क्या राव साहब उसमें सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे। उनका कहना है कि मेरा ये आखिरी विधानसभा चुनाव हो सकता है, यानी कि मैं चुनाव तो नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं लोगों से आखिरी बार शायद वोट की अपील कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और प्रदेश की सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। राव इंद्रजीत सिंह का यह मानना है कि 2024 में भी पिछले 10 सालों के आधार पर बीजेपी यहां सरकार बनाने में कामयाब होगी, हरियाणा की राजनीति में हैट्रिक लगाने में बीजेपी कामयाब होगी और उन्हें उम्मीद ये है कि हाईकमान इस बार कोई बड़ी जिम्मेदारी देता हुआ नजर आए, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह खुलकर अपनी नाराजगी पेश कर चुके हैं और साफ तौर पर पिछले दिनों उन्होंने महेंद्रगढ़ में ऐलान किया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अब तक मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं पिछले 20 सालों से केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ। मनमोहन सिंह की सरकार में भी मेरे पास वही जिम्मेदारियां थी जो नरेंद्र मोदी की सरकार में, यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं और सीधा निशाना उनका सीएम की कुर्सी पर। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।